बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग JET जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट राजस्थान के कुछ 40 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, जिसको दो पार्ट में डिस्कशन करेंगे। उसके शुरुआत के 20 क्वेश्चंस का 23 क्वेश्चंस का डिस्कशन जो भी लिमिट्स ऑफ टाइम में पॉसिबल है उसे डिस्कस करने चल रहे हैं। साथ ही साथ एक पैरेलल डिस्कशन भी चल रहा है BCECE का, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट का, उसको भी आप देखते रहिए। उसके भी 10 क्वेश्चन के जो लेक्चर हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन के सोल्यूशन रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल आज चलते हैं JET वाले में। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, देखते जाइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कहता है फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय सर्ल्स मेथड। कह रहा है यंग मॉडुलस निर्धारित करने का, यानी यंग मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको डिटरमाइन करने का सर्ल एक्सपेरिमेंट फार्मूला क्या है। तो परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ऊपर आएगा स्ट्रेस यानी प्रतिबल और नीचे आता है स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये होता है कोई भी मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस में भी ऐसा ही होगा। अब ये वायर में एक्सपेरिमेंट करा जाता है और जिस वायर में होता है उस वायर में वजन लटकाया जाता है। मान लीजिए वजन लटका दिया mg और वो वजन इस क्रॉस सेक्शन पर काम करता है जो कि सर्कुलर है यानी πr²। मान लीजिए वायर की इनिशियल लेंथ L थी जो कि किसी सपोर्ट से लटक रहा था और इसकी लेंथ में थोड़ी सी और बढ़त हो जाए, कितनी बढ़त हो जाए, डेल्टा। तो अगर हम सारे फैक्टर्स को देखें तो स्ट्रेस के नाम पर आ जाएगा, स्ट्रेस के नाम से आ जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, स्ट्रेस के नाम पे आ जाएगा mg/πr², ये स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन के नाम पर आएगा डेल्टा L/L, यहाँ आ जाएगा डेल्टा L/L। तो बोलो बेटा यंग मॉडुलस क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस इक्वल टू L चला गया ऊपर तो ये बनेगा mg/L अपॉन नीचे बन जाएगा πr² डेल्टा L। ये लीजिए, ऐसा कोई फार्मूला या सेकंड नंबर फार्मूला इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ, क्लियर। ये रहा पहला, तो उसका पहले का कौन सा पार्ट सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। चलो अगले की बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए जरा। प्रोजेक्टाइल का सवाल है, अगला सवाल प्रक्षेप गति का। कह रहा है कि क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। प्रश्न संख्या 2 जो कह रहा है कि किसी बॉल को एक्स एक्सिस से प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में ऐसे फेंक दिया गया, हॉरिजॉन्टल से ऐसे फेंका गया। कितनी रफ्तार से फेंका गया, 14 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा, 30 डिग्री रहा, ठीक कह रहा। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट अटेन, ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी, h। तो मैक्सिमम हाइट यानी h मैक्स बराबर होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। भाई y कोऑर्डिनेट निर्धारित करता है कि ये कहाँ तक जाएगी बॉल, तो ये रिजल्ट आपके सामने। अब इसमें रखना क्या है, इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड, तो h मैक्स बराबर u² मीन्स 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14 इंटू sin² थीटा, दैट मीन्स sin² थीटा का मतलब क्या होगा बेटा, sin 30 का स्क्वायर, sin 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई में नीचे 2 तो आएगा ही आएगा, ग्रेविटी की जगह 10 रख लो। ध्यान से देखो तो इस 2 से इसे उड़ा सकते हो 7 और एक बार 2 से इसे भी कट किया जा सकता है, 2 दूनी 4 2 सत्ते। अब ये बन गया बेटा 7 7 जा 49/20। 49/20 मतलब 0 हटाओगे तो डेसिमल आएगा, तो इनमें से ये बन जाएगा थोड़ा सा राउंड ऑफ करें, डेसिमल हटाओ, एक कम और हो सकता है, जैसे डेसिमल हमारी 0 हटाए तो डेसिमल आ जाएगा, इसको डिवीजन करोगे तो बन जाएगा 2.45 मीटर अप्रॉक्सीमेट। कोई आंसर नहीं है तो इसका राउंड ऑफ आंसर आ जाएगा 2.5। इसका जो राउंड ऑफ आंसर आएगा वो आएगा 2.5 मीटर। एक बात और देखने वाली, पता है क्या, जैसे यहाँ हम ग्रेविटी की अगर 9.8 इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट डिजिट करते पूरे 9.8 अगर इस्तेमाल करते तो डायरेक्ट डिजिट करते तो आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आता, 2.5 आ जाता। ये 2.49 इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू हमने 10 इस्तेमाल करी है, क्लियर है। तो बेटा इसका ऑप्शन संख्या फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड का ऑप्शन संख्या फर्स्ट करेक्ट है। फार्मूला क्वेश्चन देखा, फार्मूला दिमाग में था, फार्मूले में जो डेटा दिया था उसकी वैल्यू रखी, आंसर आपके सामने, आंसर को राउंड ऑफ कर लिया क्योंकि आंसर 2.45 नहीं दिया था, उसके सबसे करीबी आंसर 2.5 है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 इस्तेमाल करोगे आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, क्लियर है बेटा। चलिए
आपने 9.8 इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि इस्तेमाल करने का तब एट दैट टाइम जब आप पेपर दे रहे होंगे तो कोई आवश्यक नहीं कि आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करे कि 9.8 ले कि 10 लें, तो आप तो 10 ले काम करो, आपको राउंड ऑफ आंसर दिखाई दे जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं बेटा। तीसरा सवाल देखो, क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है टू सितार स्ट्रिंग्स A and B playing the note dha are slightly out of the tune and produces beat of 7 Hz frequency। कह रहा 2 सितार हैं, इनमें से एक A है और दूसरा वाला B है, दोनों एक साथ प्ले करने पर उनके बीच में 7 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा। बीट्स जितने बनते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर होता है, तो इन दोनों की आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी में 7 हर्ट्ज़ का फ़र्क है, इसलिए 7 बीट्स बन रहे, 7 बार साउंड का उतार चढ़ाव देगा। ठीक है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग बी स्लाइटली इंक्रीज द बीट ऑफ फाउंड टू बी इंक्रीज बाई 4 हर्ट्ज़। इससे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 421। मतलब इसने बता दिया है कि जो ए है उसकी फ्रीक्वेंसी जो नोन होता है पहले उसकी फ्रीक्वेंसी अवश्य लिख लीजिए। ये 421 हर्ट्ज़ है, देख लीजिए ए की जो फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, दैट इज 421 हर्ट्ज़। अब देखिए जरा, कह रहा टेंशन ऑफ स्ट्रिंग बी स्लाइटली, हाँ एक और बात कि ये ए है जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है और बी की फ्रीक्वेंसी हम गेस कर सकते हैं। यदि ए बी के साथ 7 हर्ट्ज़ का डिफरेंस दे रहा, 7 बीट्स दे रहा, तो फ्रीक्वेंसी 7 ज़्यादा भी हो सकती है, 7 कम भी हो सकती है। तो 421 + 7 428 भी पॉसिबल है, और 421 - 7 414 414 भी पॉसिबल है। ये दोनों पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हैं। अब कह रहा है इफ टेंशन इन बी इज स्लाइटली इंक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज बाई 4। कह रहा है अगर बी में टेंशन बढ़ा दिया जाए, यहाँ भी टेंशन बढ़ा दो, टेंशन बढ़ा दो, टेंशन बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। टेंशन बढ़ना, टाइट करना, थिन करना, ये सब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के फैक्टर हैं। तो इसका टेंशन बढ़ाया तो जो बीट फ्रीक्वेंसी वो 4 घट गई। इसका तो पता है कि टेंशन बढ़ाने से इसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी। अभी सोचो पहले कितने बीट्स थे, 7, अब बाद में कितने बचे हैं बीट्स। द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज टू 4 हर्ट्ज़। पहले 7 था, अब 7 से 4 बीट्स बचे, तो 3 का फर्क आया। तो टेंशन बढ़ने से फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजिंग फर्क आएगा। बीट्स भले ही गिर गए हों, 7 से 4 पहुंच गए, लेकिन टेंशन बढ़ने से जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। तो इसमें 7 से 4 यानी 3 का फर्क इसमें ले आओ, और 7 से 4 यानी 3 का फर्क इसमें ले आओ। अब चेक कर लेना कि इसमें 4 बीट्स आ रहे हैं, तो 428 + 3 431 बनेगा ये, और 414 + 3 417 बनेगा ये। समझना बात ध्यान से। अब आप चेक कर लीजिए कि किसके साथ ये 4 बीट्स बना रहा। अभी भी 421 में 17 4 का डिफरेंस है, यहाँ 4 बीट्स बनना है। 21 से 31 10 बीट्स बनेंगे। तो टेंशन बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी नई 3 बढ़ गई, क्योंकि बीट्स में 3 का फर्क आ रहा था। 7 बीट से अब 4 बीट बचे, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। 421 और इनके बीच में अब 4 बीट्स बच रहे हैं। तो बी की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो 428 तो नहीं पॉसिबल है, ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। तो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो 414 हर्ट्ज़ पॉसिबल है। 414 व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, 414 हर्ट्ज़। सो ऑप्शन संख्या 4 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। तो एट टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस R0 दिया, कितना दिया है 5 ओम। अगला एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस R100 दिया है, ये कितना दिया 5.23 ओम। When thermometer is inserted in the hot bath, अब थर्मामीटर को किसी हॉट बाथ मतलब किसी जनरल टेम्परेचर पर रखा गया है, यहाँ थर्मामीटर को डाल दिया गया। तो कह रहा है कि इसका अब रेजिस्टेंस जो आया है वायर का जनरल रेजिस्टेंस वो आया है 5.46 ओम। तो इसका टेम्परेचर बताना है, इसका टी गेस करना है। ठीक है, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ बाथ, ये गेस करना है। तो देखिए आपके पास अगर आपको याद हो
तो इन दोनों की मदद से हम अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे देखना ज़रा। आर जैसे R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो 0 से 100 के बीच में डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ाते हो। तो अल्फ़ा निकालने का फार्मूला भी आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100, इससे अल्फ़ा निकल आएगा। आइए अल्फ़ा निकालते हैं। 100 और 0 के बीच कितना डिफरेंस है? 5.23 100 पर। देखना बेटा, यह है 5.23 माइनस R0 कितना है 5 अपॉन 100 इंटू R0 है 5। ये हमारा अल्फ़ा आने वाला है। तो अल्फ़ा बराबर ऊपर बचेगा बेटा 0.23 अपॉन 5 इंटू 100, ये अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखिए ज़रा एक और बात देखने वाली है कि ये हो गया अल्फ़ा। अब हमसे कह रहा है हार्ट बॉथ का रेजिस्टेंस दिया है, तो आइए कोई कठिन बात नहीं है। R इज़ गिवन, तो फिर हम सीखेंगे R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। R की जगह 5.46 बराबर R0 इज़ 5 एंड हियर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, शिफ्ट करिए इधर, 5 को इधर शिफ्ट करिए। तो 5.46 माइनस 5 0.46, 5.46 माइनस 5 इधर आएगा बेटा, तो 5 कट जाएगा बराबर 5 अल्फ़ा डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज इक्वल, स्पेस का इसलिए बेटा छोटा कैलकुलेशन कर रहे हैं, डेल्टा टी बराबर 0.46 अपॉन 5 इंटू अल्फ़ा। ये सब उठ के नीचे जाएगा तो 5 भी नीचे, अल्फ़ा भी नीचे। अल्फ़ा देखो कितना 0.23 अपॉन 5 इंटू 100। आराम देखिएगा, 5 से 5 कैंसिल और ये इसे 2 बार काटेगा। 2 इंटू 100 डेल्टा टी इज इक्वल टू 200। अब समझना, ये कोई कठिन काम नहीं है। देखिए कैलकुलेशन लेंदी, फार्मूला एक ही 2 बार इस्तेमाल किया हमने। मतलब उसने 2 इन्फॉर्मेशन दी थी, 0 डिग्री पर इतना है रेजिस्टेंस, 100 डिग्री पर इतना है, तो किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना होगा। हमने एक ही फार्मूले का 2 बार इस्तेमाल किया। एक बार फार्मूले का इस्तेमाल किया 100 जीरो के लिए ताकि हमें अल्फ़ा मिल जाए, और अल्फ़ा निकालने के बाद फिर उसी फार्मूले का इस्तेमाल किया, उसमें अल्फ़ा पुट कर दिया। तो जो नॉन रेजिस्टेंस थे उनकी मदद से, मतलब R ये किस टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर निकल आया। तो टेम्परेचर आ गया 200 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके सामने। क्लियर है? तो बेटा ऑप्शन मेरे हिसाब से 200 डिग्री सेल्सियस, यानी सेकंड पार्ट है द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ का। नोट कर लें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत कठिन नहीं, बहुत कंसेप्चुअल नहीं, बिल्कुल सीधे फार्मूला बेस्ड चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर एज 277 डिग्री। देखिए 277 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम डेंसिटी बेटा आपकी वाटर की पढ़ी होगी, इट इज़ 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, है ना। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखा जाए तो 277 दरअसल 273 से 4 आगे है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखो तो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छी पाई जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, दैट इज़ लाइक दिस वन। ठीक, सो ऑप्शन संख्या आई होप 4th इज करेक्ट। मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस, 1 इंटू 10⁻³ 1000 किलो पानी आएगा अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की टंकी बनाएं। छठा सवाल, 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब हो गया वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी के टर्म्स में बेटा 1 कैलोरी। एस बराबर याद करिए आप, एस की वैल्यू जनरली कितनी लेते हैं, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या प्रति ग्राम केल्विन, किसी में ले लो। तो जो 1 कैलोरी है उसको जूल में लिखोगे तो आप लिखोगे 4.186 जूल प्रति ग्राम केल्विन। ये स्पेसिफिक हीट आ गई वाटर के, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.186 जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन। एक मिनट बेटा, ये जूल पर ग्राम है, हमको ऑप्शन पर किलोग्राम में दिए गए, तो इसका मतलब उसमें हम स्पेसिफिक हीट बराबर 4.186 और ऊपर लगाओ किलो और नीचे लगाओ किलो, किलो जूल किलोग्राम बन जाएगा, किलो जूल
किलोग्राम केल्विन। देखना बहुत ध्यान से देखना, किलो उसमें कहीं नहीं दिया ऑप्शन में जितने भी हैं उनमें सब में जूल दिया है। तो आप एक काम करें, किलो का मतलब 10³ होता है, तो 10³ का मल्टीप्लाई करो, डेसिमल यहाँ से 1 2 3 यहाँ के सक जाए, ये आंसर आ जाएगा 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन। है कोई ऑप्शन ऐसा? आखिरी ऑप्शन है, 4th पार्ट। क्लियर है? ये हो गया 6 नंबर तक। अब आते हैं 7वें नंबर पर। देखिए जरा 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल, इसीलिए बेटा डेटा जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना उनका डेटा दिमाग में रखना चाहिए, किसी न किसी क्वेश्चन में मदद करता है। मतलब ये तो सच बात है कि कहीं ना कहीं हम सवालों की प्रैक्टिस पर जब बिल्कुल रम जाते हैं तो डेटा प्रैक्टिस करते करते तुरंत आ, जैसे शायद ही है कि आपने अपने लाइफ में कभी टेबल याद करी हो, पहाड़ा याद किया, अब आप जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेते हैं। मोस्टली 7 × 8, 8 × 7, 9 × 4 ये सब मल्टीप्लिकेशंस आपके दिमाग में सेट हो गए। तो सेट होने का अर्थ यही कि आपने टेबल को इतनी बार नहीं पढ़ा, पहाड़ा नहीं पढ़ा, आपने केवल चीज़ों को इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि वो आपके दिमाग में रट गई। ठीक उस तरीके से जो भी फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो वैल्यूज़ आपके दिमाग में रह जाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज़ डेटाबेस पूछ लेता है। ठीक है, जैसे वाटर का डेंसिटी भी डेटाबेस पूछा है ना, कितनी होगी, और वो जनरल बातचीत है, मैक्सिमम डेंसिटी 1 × 10³ kg/m³। जैसे वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो ये कैरेक्टर्स पूछ रहा है, ये कैरेक्टर्स आपके दिमाग में होंगे तभी से टिक कर पाओगे। क्वेश्चन संख्या 7 पे आ जाए बेटा, 7th नंबर सवाल बहुत आसान कह रहा है। कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड अराउंड द रिम ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ 15 kg. A steady pull of 50 Newton is applied on the card toward the earth. Flywheel is mounted on a horizontal axle with a frictionless bearing. The work done in pulling 1.5 meter unwound. कह रहा है एक हॉरिजॉन्टल एक्सेल में, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सेल है, इसमें फ्लाईव्हील माउंट किया गया है और इसके ऊपर कॉर्ड लगाई गई, कार्ड को ऐसे खींचा जा रहा है। 20 न्यूटन का फोर्स लगा करके इस कार्ड को अनवाउंड किया गया। कितना अनवाउंड किया गया? 1.5 मीटर अनवाउंड किया गया। 1.5 मीटर 1.5 मीटर अनवाउंड कर दिया गया। तो कह रहा है वर्क डन बताओ। तो बहुत सिंपल सी बात है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स है 20 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा, और डिस्प्लेस आपने कितना किया? 1.5 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सवाल, बिल्कुल और पैरामीटर्स पे ध्यान नहीं देना, कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेस कर लिया। वर्क डन यानी एफर्ट जिस डायरेक्शन में हुआ उस डायरेक्शन में एफर्ट करके आपने ऑब्जेक्ट को इतना डिस्प्लेस कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 30 इन टर्म्स ऑफ जूल। धन्यवाद। ऑप्शन संख्या 4 इज करेक्ट। सवाल संख्या 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत आसान कह रहा है, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? तो आपको याद होगा वेलोसिटी ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। अगली बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वर्क की बात करें तो बेटा वर्क हो या वर्क से मिली एनर्जी हो या एनर्जी से किया गया वर्क हो, सब आप में आपस में स्केलर क्वांटिटी स्केलर। रही बात मोमेंटम की, तो मोमेंटम में मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जैसा फैक्टर आता है, तो ये वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होगा, क्योंकि इक्वलिटी के दोनों तरफ एक ही जैसी क्वांटिटी होगी। तो कहने का मतलब वर्क या एनर्जी, तो वर्क दिया है आपके सेकंड ऑप्शन में जो कि स्केलर क्वांटिटी। 8वें का दूसरा पार्ट सही है। आगे देखिए बेटा 8वें का दूसरा पार्ट, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 कह रहा है सब्सटेंस विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली। देखिए जो सब्सटेंस अपने पास किसी भी तरीके के चार्ज सपोर्टर्स रखते हैं, चार्ज कैरियर्स रखते हैं, चाहे वो आपके पास प्रोटॉन्स हों, चाहे वो आपके पास आयन्स हों, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हों, ऐसे सपोर्टर को हम लोग कंडक्टर या सेमी कंडक्टर कैटेगरी में रख सकते हैं। और जो ईजिली अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा दें, हीट का फ्लो करा दें, वो सभी कंडक्टर कैटेगरी में गिने जाते हैं। ठीक है, तो 9th नंबर सवाल कह रहा है सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, 10 नंबर सवाल कह रहा है 10 नंबर कह रहा है इफ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, द फ्रीक्वेंसी कितनी है? प्रश्न संख्या 10 देखिए, 1 मिनट
अब फ्रीक्वेंसी का जो बेसिक डेफिनेशन पता है वो कर लेगा। 1 मिनट में 72 टाइम बीट कर रहा है, तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 72 टाइम बीट करेगा, और 60 सेकेंड में 2 टाइम, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 72/60, सॉरी 72/60। 0 कट किया, यह 6 से कट करोगे 1.2 बीट्स, ये डेटा आ गया पर सेकेंड। पर सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट जितनी बार वाइब्रेट करेगा, बीट करेगा, वही उसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। तो पर सेकेंड ये 1.2 टाइम बीट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1.2 हर्ट्ज। है कोई ऑप्शन? यस, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1.2 हर्ट्ज। ठीक है, अगला सवाल देखें बेटा, 11th नंबर। ये बेसिक डेफिनेशन से हो गया, देखो बेटा, इसके लिए कोई बहुत अधिक सोचना नहीं। क्वेश्चन संख्या 11, 11th नंबर। 2 point charges Q1 Q2 are of magnitude this much are respectively placed at 0.2 meter apart. What is the electric field at midpoint of them? एक पॉइंट चार्ज है जो कि 10 to the power of -8 कूलम, -10 × 10 to the power of -8 कूलम। समझते चलना बेटा, दो चार्जेस हैं, दोनों छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डाइपोल जैसा सिस्टम है। कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ देम, और दोनों एक दूसरे से 0.2 मीटर अपार्ट रखे। तो ये दोनों से 0.2 मीटर अपार्ट रखे हैं, और यहाँ मिड पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। अच्छा, लॉजिकली समझना, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। प्लस की वजह से यहाँ टेस्ट चार्ज रख के चेक करोगे तो प्लस चार्ज की वजह से वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट आउटवर्ड होता है, और माइनस की वजह से कैसा होगा, इनवर्ड। कहने का मतलब इसकी वजह से 0.1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसकी वजह से निकालो, और दोनों को डायरेक्शनल है। प्लस की वजह से बाहर, माइनस की वजह से अंदर, दोनों को डायरेक्शनल, दोनों ऐड कर दो। को डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी। तो इस किसी एक की वजह से निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे मान लीजिए इसे 1 नंबर चार्ज मान लें, इसे 2 नंबर मान लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है भाई। तो E इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है बेटा 9 × 10 to the power of 9, चार्ज के नाम पर 10 to the power of -8, अपॉन डिस्टेंस के नाम पर 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। 0.1 मीटर मीन्स 1 × 10 to the power of -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा, ये आ जाएगा 9 × 10 to the power of 9 × 10 to the power of -8, और 10 to the power of -2 ऊपर जाएगा 10 to the power +2। लॉजिकली समझिए, बन जाएगा 9 × 10 to the power of 9, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6, तो माइनस का 6, तो 9 × 10 to the power of 9 में 6 गया 3, दिस मच ऑफ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। अब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 9 × 10⁻³ ये इसकी वजह से आएगी राइट साइड, और इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देखो केवल साइन का ही तो फर्क है, वही चार्ज है, वही मैग्नीट्यूड, वही डिस्टेंस है, तो ये रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर आएगा। तो दूसरे की फील्ड भी 9 × 10⁻³ आ जाएगी, और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ 9000 9000 18000 18 × 10⁻³ यानी 1.8 10 to the power of 4। अब सवाल आता है किसकी तरफ, तो प्लस वाले से आउटसाइड और माइनस वाले के इनसाइड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल इसकी तरफ होगा, 2 नंबर की तरफ, Q2 की तरफ। इसे सवाल में Q2 नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 18 × 10⁻³ डायरेक्शन Q2 की तरफ। है कोई ऑप्शन? 18 × 10⁻³ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 18 × 10⁻³ या एक डेसिमल रख लो 1.8 10 to the power, आप पावर 1 बढ़ा दो 4 न्यूटन प्रति कूलम। ऐसा मेरे हिसाब से बेटा ऑप्शन संख्या 3 में दिया गया है। अगला देखिए, ऑप्शन संख्या 3, 12th नंबर देखिए, 12th नंबर देखिए। Which is wrong statement about the conservative forces? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जैसे ग्रेविटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की सबसे खास बात ये होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जैसे हमारा ग्रेविटी की बात करें, आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया और यहाँ तक पहुँचाया। अब इस यात्रा में आपने कैसे पहुँचाया यह मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर केवल ये करता है कि इनिशियल स्टेज कहाँ थी और फाइनल स्टेज कहाँ है। अब मेरी बात को बहुत गंभीरता समझिएगा। हम कह रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ से उठाया और कहाँ पहुँचाया, ये मैटर करता है। तो हमने ग्राउंड लेवल से उठाया और इस लेवल तक पहुँचा दिया,
तो आपने जो भी काम किया वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, मतलब दोनों के बीच गैप पर। आप मान लो वापस यहीं ले आओ तो इनिशियल स्टेज फाइनल स्टेज वही, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आपका प्रयास गिना नहीं जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि आपने काम किया, आपको काम वापस मिल गया, तो नेट वर्क डन जीरो आएगा। तो ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में किया गया कार्य रास्ते पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन इनिशियल फाइनल स्टेज पर निर्भर करता। अगर इनिशियल फाइनल स्टेज सेम हो गई, जहाँ से चले वहीं वापस आ गए, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया, नेट वर्क डन जीरो। अब देखो जरा, ऐसा चौथा ऑप्शन डायरेक्ट पढ़ के बता रहे हैं कि द वर्क डन इन दिस इज अ क्लोज पाथ इज नॉन जीरो, जबकि सही बात क्या है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज पाथ। आप सिंपल सी बात है, आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाइए, आप काम करेंगे तो आपका वर्क पॉजिटिव। अब छोड़ दीजिए, वापस ग्रेविटी ने खींच लिया, वर्क नेगेटिव, हमारा वर्क नेगेटिव। ग्रेविटी ने काम किया नहीं, हमारा वर्क नेगेटिव, तो नेट वर्क डन इन अ साइकिल जीरो। ठीक है, तो क्लोज साइकिल वर्क डन जीरो होगा, नॉन जीरो नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट कह रहा कि वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज नॉन जीरो, जबकि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का वर्क डन जीरो होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इसे जब डिटेल में हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। ये फैक्टर अभी हमने एकदम लाइटली बताया आपको सीखने के उद्देश्य से। सवाल संख्या 13 नंबर आ जाए। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, जो सेंटर यानी केंद्र की तरफ काम कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलने में मदद कर रहा है, यानी कभी डायरेक्शन बदलने में मदद कर रहा है। तो ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, बस इतनी सी बात है, खत्म, जिसमें कोई देखने वाली बात ही नहीं। बाकी ऑप्शन दिए, समटाइम टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल नहीं, गलत है। ऑलवेज अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस, गलत है, सर्कमफ्रेंस तो हो ही नहीं सकता, वो तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा तो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही काम करता है, अभिकेंद्र त्वरण वृत्त के केंद्र की तरफ काम करता है। ऑप्शन संख्या 1 इज करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट, इसमें कुछ सोचना नहीं। सेंट्रीफ्यूगल कहता तो सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स है जो कि अवे फ्रॉम सेंटर हम इमेजिन करते हैं बॉडी की बैलेंसिंग के लिए। 13वें का पहला पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 14 बेटा बहुत सिंपल सा है, बहुत कोई कठिन बात नहीं। कह रहा ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर, मतलब कहने का कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक रॉड हो जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो, सामने एक नेगेटिव पोटेंशियल पर हो, और इन दोनों के बीच में अगर हम 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसे वेन डे ग्राफ जनरेटर से, वेन डे ग्राफ आपके कैपेसिटर वाले टॉपिक में था भी, वेन डे ग्राफ जनरेटर की मदद से हम इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लेते हैं, तो हवा में प्लस माइनस के बीच में स्पार्किंग होने लगेगी। हवा में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में टूटने लगेंगे, इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन होने लगा एयर का। तो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इज गिवन एज 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन संख्या फर्स्ट इज करेक्ट। हमने कहा ना डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डेटा लर्निंग बेस है, ये रटा होना चाहिए। 14th नंबर देखिए जरा। चलिए सवाल नंबर 14 आ जाए। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए जरा। कह रहा 11 14 नंबर कह रहा 14 हो गया बेटा। ऑप्शन संख्या 13 का पहला सही था, 14 का पहला। 15 नंबर सवाल है बेटा। सवाल संख्या 15 नंबर। 11.48 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ दिस वन। कह रहा किसी सब्सटेंस का जो मास है वो 11.48 ग्राम, समझिए बात को, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो है 4.8 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। इसकी डेंसिटी एक्सप्रेस करो तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है बेटा 11.48 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 4.8 सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी इज इक्वल टू, अब जरा देखो ध्यान से, इसे एलिमिनेट करोगे तो 4 3 × 12, समझना बहुत ध्यान से। इसका कैलकुलेशन करोगे तो याद जाएगा बेटा कितना आएगा, डिवीज़न करके देखते हैं। आइए 48 से हम 1148, बिल्कुल बेसिक बात जैसे करना चाहिए। डेसिमल हटा दिया यहाँ से, डेसिमल यहाँ से, तो ये 11.48 पहुँच जाएगा। ठीक करो डिवीज़न। तो ये एक बार पहली बात तो ये 4 × 3 = 12, 2 बार जाएगा, वो सिंपल सी बात। 48 × 9 = 96। ये कितना बच्चा 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 10 में से 9 गया 1, 8 18। एम राइट।
राइट सही है 0.8। अब आप एक काम करें, डेसिमल बढ़ा दें, डेसिमल हटा दें, कितनी बार जाएगा? 4 चौको 16, 4 बार तो जाएगा। चेक कर ले तो भाई 4 में ज़्यादा हो जाएगा। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 3 19, ये बढ़ गया भाई, तो उसको 3 बार ले जाओ, 8 3 24, 4 3 12, 144, 144। फिर कुछ बचेगा। अब जो बचेगा, कितना बचेगा देख ले भाई। अब नियरली देखो 48 का ये लगभग 10 गुना है, तो अब 0 बढ़ा सकते हैं, ये 9 बार जाएगा, तो 2.39 के आसपास आएगा। 2.3। अब राउंड ऑफ करोगे तो डेसिमल के अगर फर्स्ट फिगर तक रखना है, तो जो 3 के बाद का डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो आप फर्स्ट प्रीवियस डिजिट को 1 इंक्रीज कर दोगे। 2.39 का मतलब राउंड ऑफ करोगे तो 2 इसे 1 इंक्रीज करो 2.4, और आंसर होगा आपका ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। है कोई ऑप्शन ऐसा? यस, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड वाले 15वां नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेशन करना था डिवीजन करके। अगला सवाल नंबर 16 मीटर लर्न डेटा है, बिल्कुल सिंपल। अब की बार अभी नीट में भी यही सेम सवाल पूछा गया था, नीट 2020 में भी। कह रहा व्हाट इज द राइट फार्मूला फॉर द फ्री मीन पाथ। तो फ्री मीन पाथ को लैम्डा मीन कहते हैं, यानी किसी कंटेनर में अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स को बंद करके उन्हें टेम्परेचर दें, तो गैसियस मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग के मॉलिक्यूल से टकराएगा। 2 कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच में जो पाथ चला गया होता है उसे ही हम लोग मीन पाथ कहते हैं। मीन पाथ का सिंपल फार्मूला 1/, लर्न करने वाला बेटा, √2n पाई d स्क्वायर, √2n पाई d स्क्वायर। बेटा लर्निंग डेटा है, हम बता रहे हैं आपसे, फिर एक बार और देख लेना, हालांकि सही है। √2 2 कंसेक्यूटिव गैसियस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के बीच का जो पाथ है मीन पाथ 1/√2n पाई d स्क्वायर, याद रखना आपको। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फोर्थ ऑप्शन, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। एक कम से कम 5 से 6 सवाल ऐसे हैं जो लर्निंग डेटा पर बेस्ड हैं, जो प्रैक्टिस पर बेस्ड। जितनी बार आप किताब से गए हैं, किताब को बाई थ्रू किया है, किताब को आपने पलटा है, चीज़ों को मन से पढ़ा है, वो चीज़ें रट जाएंगी। 17 नंबर सवाल कह रहा है एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पोटेंशियोमीटर को जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करने के साथ साथ ही एक बात का ध्यान ये रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर जिस सोर्स से रन हो रहा होता है, ये बैटरी वोल्टेज सोर्स अलग होता है, और इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेल्स वगैरह अलग से लगाई जाती हैं। तो किसी भी सेल के ईएमएफ के मेजरमेंट के लिए ये सेल से करंट ड्रॉ नहीं करता, बल्कि मेन वोल्टेज सोर्स या मेन सोर्स से करंट ड्रॉ करता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि जिस सेल का मेजरमेंट करने के लिए आपने पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया है, उस सेल की किसी भी पावर, किसी भी करंट का इस्तेमाल नहीं होगा। इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड। जिसे मेजर करना है उससे कोई करंट विड्रॉ नहीं करता, यानी इसके किसी पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करता ताकि इसकी मेजरमेंट में दिक्कत ना आए। सो ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट। तो देखिए, खूब पोटेंशियोमीटर पढ़ लो, खूब सवाल लगा लो, लेकिन अगर आपने थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है तो आप सवाल नहीं टच कर पाओगे। तो जो भी पढ़ें पूरे मन से पढ़ें, उसको ठीक ठाक डेप्थ तक पढ़ें, ताकि आपको डेटा, कॉन्सेप्ट, की पॉइंट्स सब दिमाग में रहें। 17 नंबर सवाल का तीसरा पार्ट सही है। इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, या स्रोत से कोई भी धारा नहीं लेता। ठीक। 18 नंबर केवल पढ़ के बताने वाला सवाल है, मैं आपको बता दूं। कह रहा कि किसी अंतरिक्ष यात्रा में एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज स्मॉल स्पेसशिप oscillating in interstellar speed at the rate of 50 meter per second square. What is the acceleration of astronaut in after it gets outside the ship, outside the spaceship? Assume that hereby starts to exert gravitational force on him. Assume that there are no nearby starts to exert gravitational force. मतलब कहने का मतलब ये है कि अर्थ की सराउंडिंग से कुछ दूरी पर यहाँ एक स्पेसशिप है, और इस स्पेसशिप में जो कि किसी सर्टेन एक्सेलरेशन से रिवॉल्व कर रहा है, चल रहा है, इससे कोई पर्सन सेपरेट हो जाता है। तो अगर आपने एक मूवी है ग्रेविटी देखी हो, तो आपने देखा होगा कि ग्रेविटी मूवी में जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जैसे स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं तो वो एयर में फ्लोट करने लगते हैं और रैंडम फ्लोटिंग करते हैं।
और आसपास अगर कोई प्लैनेट या हैवी मास सिस्टम नहीं है जो अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा के आपको खींचे, तो आप वहाँ ग्रेविटी फ्री महसूस करेंगे, तो आप कोई एक्सेलरेशन नहीं महसूस करेंगे और आपको वहाँ जीरो एक्सेलरेशन महसूस होगा। सो 18th का फर्स्ट पार्ट करेक्ट है बेटा, 18th का पहला पार्ट, 18th का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 19 पर आ जाए। क्वेश्चन संख्या 19 पर देखिए जरा, देखिए जरा 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर विद हाई क्वालिटी। जो हाई क्वालिटी के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तो ध्यान रखना है कि हाई क्वालिटी के जो ऑप्टिकल फाइबर्स होंगे वो कंपोजिट ग्लास के बने होंगे। यानी ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है ऐसा फाइबर जिसमें लाइट TIR करते हुए, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करते हुए जिगजैग पाथ पर चले, तो उसमें हाई क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए भी डेटाबेस है, कंपोजिट ग्लास की कोटिंग करी जाती है। कंपोजिट ग्लास, तो कंपोजिट ग्लास मतलब तीसरा पार्ट सही है बेटा, तो उसमें सोना चांदी प्लास्टिक इत्यादि कुछ नहीं लगाते। 19 का 3 पार्ट। 20 नंबर सवाल, ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। 20 नंबर, देखिए सारे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल, कितने बढ़िया सवाल है। कह रहा ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन इफ, कह रहा ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब वो अपनी डायरेक्शन ना चेंज करे, यानी उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सिमिलर रहे। और यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल रहे, उसकी जो वेलोसिटी, उसकी रफ्तार, अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है तो अगले 1 घंटे के लिए भी 10 मीटर पर सेकंड रहे, अगले 1 घंटे की 10 मीटर पर सेकंड रहे, तो वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट विल बी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। Am I right? यूनिफॉर्म मोशन नहीं, अब ये भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, ठीक बात है, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड रही, फिर अगले में चेंज हो गई, 15 हो गई, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ 10 रही, अगले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 15 रही, तो ये मामला गलत हो गया। ऑप्शन संख्या 3 पढ़ो। 3 नंबर कह रहा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी पहले 1 सेकंड में, अगर 0 से 1 सेकंड के बीच में, अगर पहले 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला है, तो सेम डायरेक्शन में अगले 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में फिर से 10 मीटर चले, और उसी सेम डायरेक्शन में फिर अगले 1 सेकंड, यानी 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में फिर से 10 मीटर चले, तो अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, यानी सिमिलर मैग्नीट्यूड सिमिलर डायरेक्शन ले रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट बेटा, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन इक्वल होना, वेलोसिटी इक्वल होना, मोमेंटम इक्वल, इसका मतलब पता क्या हुआ कि हो सकता है पहले मोमेंटम कुछ रहा हो, एक इंटरवल ऑफ टाइम के मोमेंटम फिक्स, अगले नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फिक्स, तो इक्वल इंटरवल में अलग अलग रहा लेकिन कांस्टेंट रहा, वो गलत बात हो जाएगी, बदल सकता है ना। तो वेलोसिटी का वेरिएशन, एक्सेलरेशन का वेरिएशन, मोमेंटम का वेरिएशन, ये यूनिफॉर्म मोशन के कैरेक्टर नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का कैरेक्टर है बराबर टाइम में बराबर चलो, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है बेटा। 21 नंबर भी सुन ले, 22 बस थोड़ी छोटी सवाल है, 1-2 सवाल और कराते हैं, फिर अगले पार्ट में बचे हुए लगभग 18-17 क्वेश्चन जो भी रह जाएंगे उन्हें करा देंगे। अगला देखिए बेटा 21 नंबर देखिए, 21 देखिए फिर डेटाबेस कह रहा है कि व्हाट इज इसके वेलोसिटी फॉर द मून के लिए इसके वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज इसके वेलोसिटी फॉर द मून, चंद्रमा में फ्लाइंग वेग कितना है, तो मून के लिए जो इसके वेलोसिटी दैट इज 2.3 के आसपास किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात और, वहाँ इसके वेलोसिटी का इतना कम होना, यही वहाँ के एटमॉस्फेयर ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए कैसे, मून में आपने सुना होगा एटमॉस्फेयर नहीं होता, उसकी वजह क्या है कि मून में डे टेम्परेचर में टेम्परेचर इतना होता है कि यहाँ के गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो भी इसके वेलोसिटी से ज़्यादा, यानी यहाँ के मून की अगर मैं बात करूँ तो मून में जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनकी डे टेम्परेचर पर रफ्तार, टेम्परेचर की वजह से जो रफ्तार आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो वहाँ की स्केप वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल्स स्केप कर जाएंगे, तो वहाँ एटमॉस्फेयर रुक ही नहीं पाता। सो आज जबकि वहाँ स्केप वेलोसिटी है बहुत कम, अर्थ के कंपेयर, अर्थ की स्केप वेलोसिटी अगर कहेगा तो 11.2, फोर्थ पार्ट सही है, लेकिन मून की पूछ रहा है दैट इज 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 21 का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। 22 की बात करें अगर बेटा, 22 की बात करें, देखिए जरा 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है।
22 कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनक्लोज इन सरफेस। भैया सिंपल सी बात है, फ्लक्स इनक्लोज बाई सरफेस, ऐसा कहते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समझिए ध्यान से, अरे भाई सिंपल बात है, चाहे गॉसियन थ्योरम समझ लो, किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज है तो यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो गुच्छा है, बंच है, वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और उसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के टर्म्स पे देखोगे, सो फ्लक्स इनक्लोज इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, नोट करिए। तो इसका बेटा कौन सा पार्ट है, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल है, कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे, पहला पार्ट सही है, क्लोज इंटीग्रल पहला पार्ट सही, ठीक है। अब 23 नंबर से इंटरेस्टिंग है, रोटेशन का सवाल है, 23, 24, इसके बाद 40 सवाल जो बाकी के हैं उन्हें हम लोग अगले आने वाले टर्न पर डिस्कस करेंगे। इन सवालों को आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है, कहीं कोई, वैसे उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि पेपर हम रैंडमली उठा के ही सॉल्व कर देते हैं बेटा, तो अगर कहीं थोड़ा बहुत एरर आ जाता है तो उसके लिए डीपली रिग्रेटेड, और आप कमेंट बॉक्स पे जाके करें, हम उस पर करेक्शन भी देख लेंगे, ठीक है बेटा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हर टाइप ऑफ पेपर को देख लीजिए, हर स्टेट पेपर को देखिए। BCEC का पेपर बहुत शानदार है, JET का पेपर बहुत ठीक ठाक, बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट बेसिस नहीं है लेकिन इसमें लर्निंग डेटाबेस है। तो हर पेपर की वैरायटी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ दे जाएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और फिजिक्स पढ़ करके नहीं आएगी बेटा, सवाल लगा के नहीं आएगी, सवाल सीखने से आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे, फिर बुक में जाओगे, मतलब जहाँ फंस रहे हो वहाँ बुक देखोगे, ऐसा करने से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में BCEC के भी सेकंड पार्ट के साथ और JET के सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है बच्चों।